शुरुआत जातिगत जनगणना का मास्टर स्ट्रोक प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने लिया है। जातिगत जनगणना मोदी सरकार कराएगी। अगली जनगणना में जातियों की भी जनगणना होगी। सीसीपीए यानी कैबिनेट कमेटी ऑफ पॉलिटिकल अफेयर्स ने जातिगत जनगणना को मंजूरी दी है। 94 साल बाद अब जातिगत जनगणना होगी। आजादी के बाद यह पहली बार होगा जब देश में जातिगत जनगणना कराई जाएगी। पिछली जातिगत जनगणना 94 साल पहले 1931 में हुई थी। अब मूल जनगणना के साथ जातिगत जनगणना होगी। कैबिनेट मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव प्रेस को संबोधित कर रहे थे जिस वक्त उन्होंने ये बड़ी खबर देश को दी। कांग्रेस पर भी उन्होंने इस दौरान आरोप लगाया। कहा कांग्रेस सिर्फ अपने फायदे के लिए सर्वे करती है। पहले जातिगत जनगणना का विरोध कांग्रेस करती थी और अब कहती है जातिगत जनगणना होनी चाहिए, लेकिन मोदी सरकार विरोधाभास नहीं करती और जातिगत जनगणना मोदी सरकार करवाएगी। इस दौरान कुछ महत्वपूर्ण बातें भी सामने आई हैं। मदन राठौर हैं बीजेपी अध्यक्ष, उनकी बात क्या कुछ कहा उन्होंने, और उससे पहले सुनवाते हैं कैबिनेट मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने क्या कुछ कहा है। सरकार ने देश में जातिगत जनगणना करवाने का बड़ा फैसला लिया है और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर जी हमारे साथ हैं। राठौर साहब, कैसे देख रहे हैं इस फैसले को? मैं सोचता हूँ कि समयानुकूल फैसला है। इस समय जनगणना जब हो ही रही है, जनगणना कराने का समय आ ही गया, जनगणना चल रही है, प्रारंभ हो रही है, तो उसमें हमको अतिरिक्त खर्चे के, यानी कोई खर्चा अतिरिक्त नहीं कर रहे हैं, बिना खर्चे के केवल उसमें एक कॉलम बढ़ाना है जाति, तो वो जाति उसमें लिख दी जाएगी। तो वो जनगणना बिना खर्चे के, बिना अतिरिक्त व्यय के, बिना जनता पर कोई बोझ डाले और जनगणना हो रही है। यदि ये विपक्षी आज ढोल पीट रहे हैं, अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, यदि उनकी मंशा होती वास्तव में जनगणना करवाने की, तो इतने समय तक उन्होंने शासन किया। कई बार उन्होंने एक बार विचार भी किया, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाए, वो किया नहीं, केवल आंकड़े सार्वजनिक नहीं हुए। हाँ, नहीं किया भी नहीं उन्होंने। दूसरी बात यह है कि यदि उनके कहे अनुसार करते तो नए सिरे से जनगणना करानी पड़ती और बोझ आता जनता पर। वो खर्चा जो होता है, मशीनरी लगती है पूरी, तो जनता पर खर्चा आता। इसलिए अब समय सही है। क्यों सही है कि जब जनगणना हो ही रही है तो उसमें एक कॉलम ही हमको बढ़ाना है, बिना खर्चे के जनगणना। तो इसका क्रेडिट राहुल गांधी को दे रही है। वो अपनी पीठ थपथपाए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा अपना पीठ, यदि वास्तव में धन्यवाद देना है तो देश के नेतृत्व को धन्यवाद दें कि उन्होंने हिम्मत जुटाई जनगणना कराने की। डोटासरा का भी एक ट्वीट आया, उसमें वो कह रहे हैं कि इस फैसले के बाद अब जो एक दीवार है 50% आरक्षण की, उसको भी गिराना है। वैसे वो तो सपने देख रहे हैं मुंगेरी लाल के, न उनका कोई शासन आने वाला है और न वो कोई कुछ कर पाएंगे। जहाँ तक ये राइडर हटाने की बात कर रहे हैं 50% वाला, ये हिंदुस्तान के संविधान में जो व्यवस्था है उसके अनुरूप ही हमको चलना पड़ेगा। संवैधानिक व्यवस्थाओं को तोड़ने का किसी को अधिकार नहीं है। इसलिए वो केवल ये बात कहते हैं कि हम आए तो यूँ तो अब कुछ भी कह दो कि हम आए तो ये तो काल्पनिक सवाल है। कल्पना करते रहें, कल्पना के साम्राज्य में जीवित रहे तो जिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। आपका इतना लंबा सामाजिक राजनीतिक अनुभव जीवन रहा है, किस तरीके से समाज पर इसका असर पड़ने वाला है? समाज पर तो ये है कि समाज के सभी वर्गों को हम समकक्ष लाना चाहते हैं उन्नति के शिखर पर। सब सर्वांगीण विकास समाज का तभी होगा जब अंतिम छोर पर जो बैठा है व्यक्ति वो भी समकक्ष आ जाए, लाने का हमारा प्रयास रहेगा। जातिगत जनगणना हो रही है, अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि कोई जाति में सभी पिछड़े ही हैं। कोई समृद्ध भी है, हर जाति में समृद्ध भी मिलेंगे, हर जाति में पिछड़े भी मिलेंगे, लेकिन आर्थिक आधार को हमने दिया है। उस आधार पर भी, यानी अन्य आरक्षणों को छेड़े बिना, जो पहले से निर्धारित आरक्षण है उसको छेड़े बिना, जो और वंचित वर्ग है उसको भी हम समकक्ष लाना चाहते हैं। ये अच्छी बात है, ये हमारी सोच है इसमें, और ये उससे ये आंकड़े भी सामने आ जाएंगे तो लाभ भी मिलने वाला है। एक पॉलिटिकल चर्चा चल पड़ी है कि बीजेपी ने कांग्रेस का सबसे बड़ा जो मुद्दा था वो छीन लिया है। एक्चुअली देखिए, ये कांग्रेस के हिसाब से हम नहीं कर रहे हैं, हम सही दृष्टिकोण के हिसाब से कर रहे हैं। अब इसमें
केवल कोई मुद्दा ही बनाता है, कोई काम कर लेता है, तो अब यह लाभ तो मिलेगा ही जो काम करने वाले को जो मिलना है। बिहार पहला राज्य था ये करने वाला, और अब चुनाव आ रहे हैं, कुछ फायदा आपको लगता है चुनाव के हिसाब से भी मिलेगा? हमने कभी भी चुनाव के हिसाब से निर्णय नहीं लिया है। हम अब चूंकि मैं फिर एक बार दोहराऊंगा, हमने चूंकि जनगणना कराने का समय है, अभी जनगणना हो रही है, तो उसमें एक कॉलम बढ़ाने का, और जिसमें जाति की नाम भी, उसमें नाम वगैरह डिटेल्स में एक जाति भी लिख दी जाएगी। ये हो रहा है, इसलिए हमने कोई चुनाव को ध्यान में रख करके निर्णय नहीं किया है हमने। और जब काम प्रक्रिया चल रही है तो उस प्रक्रिया में ये जोड़ करके और लाभ ले रहे हैं उसका। लेकिन हिंदू एकता का जो संकल्प है उस पर कहीं असर पड़ेगा? कुछ विभाजन जैसी स्थिति बन सकती है? वो अलग चीज़ है। वो अलग चीज़ इसलिए है कि वो समाज के कोई जाति के आधार पर हम बिखोरना नहीं चाहते। जाति के आधार पर हम किसी वर्ग को पीछे भी नहीं रखना चाहते, किसी को बहुत अधिक लाभ भी नहीं देना चाहते। हम तो यूसीसी लाना चाहते, एक देश एक कानून, उसके हिसाब से विकास के काम करना चाहते हैं। जो गरीब है, अत्यंत पिछड़ा है, उसको भी हम समकक्ष लाना चाहते हैं। इसलिए समाज में विभेद इससे नहीं होगा। समाज में वैसे प्रावधान है, जैसे लिंग भी लिखने का प्रावधान है, वैसे ही जाति भी लिखने का प्रावधान जोड़ दिया, तो मैं सोचता हूँ इससे समाज टूटेगा नहीं, समाज में कहीं फर्क नहीं पड़ने वाला है। समाज को एक करने का जो काम चल रहा है वो हमारा प्रक्रिया निरंतर जारी रहेगी। बातचीत के लिए शुक्रिया। कैमरामैन जसराज के साथ सुशांत पारीक, एनडीटीवी, जयपुर। अश्विनी वैष्णव ने क्या कुछ कहा वो सुनवाते हैं। That Congress and its Indie alliance partners have used caste census only as a political tool to ensure that our social fabric is not disturbed by politics. Caste enumeration should be transparently included. I'm emphasizing the word transparently included in the census instead of surveys. This will strengthen the social and economic structure of our society while the nation continues to progress. Under the leadership of our Prime Minister Shri Narendra Modi ji, the Cabinet Committee of Political Affairs has decided today, that is 30th April 2025, that caste enumeration should be included in the forthcoming census. डॉक्टर शिप्रा माथुर, सीनियर जर्नलिस्ट, हमारे साथ जुड़ेंगी इस चर्चा में। रमेश ठाकुर साहब राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी जुड़ेंगे, और सोमू आनंद जयपुर से हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उधर शाकिर अली कोटा से हमारे साथ हैं। सोमू और शाकिर पर चलें, उससे पहले एक बार शिप्रा मैम के पास चलते हैं। शिप्रा मैम, काफ़ी दिनों बाद आपका और मेरा साथ में ये डिस्कशन एक हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट विषय, और इस वक्त देश की सबसे बड़ी खबर पर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। कितना बड़ा, क्योंकि मैंने कहा सबसे बड़ी खबर, तो मैं आपसे ये जानता हूं कि क्यों है ये सबसे बड़ी खबर मैम? देखिए, खबर इसलिए बड़ी है क्योंकि इस विषय पर पहली बात तो यह है कि जो मौजूदा केंद्रीय जो सरकार है, उसने अपना इस मत जो है वो कभी भी इस पूरे डिस्कोर्स के दौरान स्पष्ट नहीं किया था कि वो जातिगत जनगणना के पक्ष में है या नहीं है। तो ये जो डिस्कोर्स जब से चला है तब से जनता की नजर थी कि भाजपा का इसमें क्या पक्ष है। कांग्रेस डिमांड करती रही जातिगत जनगणना की, और उसने बहुत बड़ा एक तरह से इसको पॉलिटिकल प्लान बनाया। लेकिन आज जब ये निर्णय आता है और जब हम ये बात कर रहे हैं कि क्योंकि मोदी खुद कहते रहे हैं कि जाति के अगर हम बात करें तो 4 जातियां उन्होंने कहा कि महिला और युवा और किसान, और इस तरह से उन्होंने जो डिवीजन किया जाति का, और अब जातिगत जनगणना के फेवर में जब बात कर रहे हैं, तो ये समझने की बात है कि क्या ऐसी परिस्थितियां इस बीच बनी कि उन्हें लगता है कि जातिगत जनगणना जरूरी हो गई है। और एक बात जो हमें ये भी समझनी चाहिए कि जब जब स्टेट्स ने, हम ये कहते हैं कि बिहार ने सबसे पहले जातिगत सर्वे एक तरह से कराया, जबकि बिहार नहीं था, उससे पहले भी कर्नाटक ने भी कराया, उड़ीसा ने भी कराया, तमिलनाडु ने भी कराया, महाराष्ट्र ने भी कराया। और ये देखने की बात है कि इतना सेंसिटिव इशू है क्योंकि एक तरह से भारत की फॉल्ट लाइन है, ये कमजोर कड़ी है भारत की।
और जब भी इन सर्वेस को कराया किसी भी स्टेट ने, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे तमिलनाडु की बात करें, तेलंगाना ने कोशिश की, आंध्र प्रदेश ने कोशिश की, लेकिन वो आंकड़े जाहिर करने यानी उसको पब्लिक करने में हमेशा सरकारों की हिचकिचाहट रही है। तो अब ये देखना है कि सरकार का क्या तर्क आता है इस बात पर कि जातिगत जनगणना, जैसा कि अश्विनी वैष्णव कह रहे हैं कि इसको पॉलिटिकल टूल की तरह, और यही सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट रहा है, क्योंकि आरएसएस जो एक वैचारिक संगठन है वो भी ये कहता रहा है कि इसको पॉलिटिकल टूल की तरह जब तक इस्तेमाल नहीं किया जाएगा बिल्कुल तब तक। बिल्कुल शिप्रा मैम, मैं लौटूंगा आपके पास। बहुत महत्वपूर्ण बात आप कर रही हैं। दरअसल आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल इस वक्त हमारे सहयोगी सोमू आनंद के साथ लाइव जुड़ रहे हैं। उनका क्या पक्ष है, जरा वो एक बार समझ लेते हैं। जी सोमू। बिल्कुल, देखिए आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल नागौर से सांसद हमारे साथ जातिगत जनगणना की चाय तो आप पी ही रहे हैं। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं आपसे, आप यहाँ भी एक धरने पर बैठे हैं, एक मांग कर रहे हैं आप एसआई भर्ती को लेकर के। एक पुरानी मांग आपकी जातिगत जनगणना को लेकर के वो मानी गई है, केंद्र सरकार ने जातिगत जनगणना का ऐलान किया है, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, जातिगत जनगणना की जो मांग हमने करी लोकसभा के अंदर, करीब 1 दर्जन बार इस मामले को हमने उठाया। विपक्ष से कई दल जातिगत जनगणना की बात करते हैं। जातिगत जनगणना इसलिए भी आवश्यक है कि जो आरक्षण मिल रहा है SC ST OBC और वंचित वर्गों को, इसके अंदर भी जो अनुपात है, जो जनसंख्या है, उस अनुपात में आरक्षण नहीं दिया जा रहा है। और लोग कहीं न कहीं लोगों को लग रहा है कि कुछ जिनकी संख्या बहुत कम है वो हमारे ऊपर राज कर रहे हैं देश के अंदर, ऐसी मानसिकता की भी लोगों की है। और टिकट भी पार्टियां फिर जातीय जनगणना की घोषणा करने से काम नहीं चलेगा कैबिनेट में। अभी पार्लियामेंट के अंदर इस पर चर्चा भी कराएंगे और उसके बाद पार्टियों को टिकट भी जातियों के आधार पर उनको प्रतिशत देना चाहिए। खाली वोट का प्रयोग नहीं करा, वोट के लिए तो जाति और वोट नहीं हो, उसके बाद ये इस तरीके से करते हैं। तो एक तो दबाव के अंदर बहुत विपक्ष और पूरे देश का दबाव था जातिगत जनगणना का। ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक कैबिनेट का फैसला है और ये हमारा संघर्ष रंग लाया जो लंबे समय से हम लोगों ने किया था। जिस तरह किसान आंदोलन में मोर्चा खोला, प्रधानमंत्री को झुकना पड़ा, और अब हम SI भर्ती को लेके और RPSC को भंग करने को लेके 5 दिन से लगातार बैठे। 7 दिन पहले हमने पीछे करके बात कही थी। राजस्थान का जवान परेशान है, पीड़ित है, और उसका भरोसा उठ गया सरकार से, उसका भरोसा उठ गया RPSC से, उसका भरोसा उठ गया भजन लाल सरकार थी, कांग्रेस के साथ मिल गई। किस तरह सत्ता में संघर्ष करके लोग आए थे। आज नौजवान पूछ रहा है, हम SI भर्ती रद्द कराने, RPSC भंग कराने सहित अनेक जो मामले इनको लेकर धरना दे रहे हैं। बड़ा आंदोलन का ऐलान भी हम आजकल में करेंगे। 1 लाख जवानों की रैली भी जयपुर के अंदर करने का प्रोग्राम है। आप भी जातिगत जनगणना की मांग कर रहे थे, कांग्रेस भी लगातार इसको लेकर के मुखर रही। अब जब फैसला आया है तो कांग्रेस कह रही कि ये हमारी जीत है। नहीं, कांग्रेस तो ऐसे ही कहती रहती। कांग्रेस तो 100 सीटों में अपनी जीत मान रही है। कांग्रेस के लोग ये कह रहे हैं लोकसभा के अंदर कि वो दूसरे जो इंडिया अलायंस के दल है, TMC, सपा, DMK, हमारे जैसे और छोटे दल है, कांग्रेस उनको कुछ मानती नहीं और ज्यादा कहते हैं तो कह रहे हैं कांग्रेस की बहुत बड़ी जीत है। कैसे जीत है? बोले 100 MP हमारे। वो 100 MP में ही अपनी जीत मान रहे हैं, वो 272-73 की बात ही नहीं कर रहे हैं। तो उनकी फैसले के पीछे आप ये मानते कि राहुल गांधी लगातार इस बात को लेकर मुखर रहे थे? सारे ही कर रहे हैं। राहुल गांधी क्या कर रहा है? मैं भी तो कर रहा हूँ। सब अपनी अपनी जगह। राहुल गांधी करके कौन सी 300 सीट ले आया? मैं भी तो मांग कर रहा हूँ। राजस्थान कमजोर प्रांत है, ये यहाँ के लोग इतने मजबूत नहीं है। अगली बार देखना 28 के अंदर और मजबूती आएगी ना। तो ये राहुल गांधी की जीत नहीं है। इंडिया अलायंस के साथ साथ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की बहुत बड़ी भूमिका, देश के नौजवानों को इसके प्रति प्रेरित किया और उनकी जो आवाज थी उसको हम उन नौजवानों की जो इच्छा थी, वो जो चाहते थे, उनकी आवाज बने हम लोकसभा के अंदर। और ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की एक और इंडिया अलायंस की इससे जुड़ा हुआ पूछना चाहता हूँ। अशोक गहलोत जब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने अपने कार्यकाल के अंतिम समय में चुनाव से पहले ऐलान किया था कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे। बाकायदा एक नोटिफिकेशन भी उन्होंने जारी करवाया था, लेकिन क्योंकि फिर आचार संहिता लग गई, इसलिए वो उस प्रक्रिया में कुछ बात आगे बढ़ी नहीं। आपको लगता है कि उस वक्त मंशा रही थी सरकार की कि वो जातिगत सर्वे, क्योंकि सर्वे करा सकते, स्टेट करा नहीं सकता ना, स्टेट के पास सामान नहीं है जी, दिल्ली कराता है। स्टेट तो बकवास कर लो ज्यादा से ज्यादा, उसको सर्वे करवा लो, स्टेट कहाँ से कराएगा? तो दिल्ली का काम है। अशोक गहलोत तो लास्ट में रेवड़ी बांट रहा था, सड़क बना लो, स्कूल बना लो, ट्यूबलाइट ले लो, बल्ब ले लो फ्री के, दवाई ले लो, सरकार बना दो।
ताकि 5 साल और लूट मार कर सके आराम से। आगे की उसमें राह पायलट क्या 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 बातें कर रहा था, जी। अब कहाँ चला गया बताओ मुझे। आना चाहिए, धरने पे बैठना चाहिए। वो सीएम बनना चाहता था और वो सीएम रहना चाहता था, जो हर वो बकवास करी। राजस्थान की जनता ने माना नहीं, लड़ाई हमने लड़ी और बीजेपी ठीक है, सोमू। बच्चों से वोट ले लिए और बीजेपी चुप बैठी है। संघर्ष करें हम सड़कों पे, आगे हमारा तो संघर्ष ही रहेगा राजस्थान की सड़कों में। 28 ठीक की है। लड़ाई लड़ेगी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बिना कांग्रेस बीजेपी के। इनके खिलाफ जो भी दल है उनके साथ अलायंस करेंगे, हम लड़ेंगे 28 से, उसके विकल्प खुले हैं हमारे। ठीक जी है। राहुल। हनुमान बेनीवाल अपना पक्ष रख रहे थे इस मुद्दे पर। हमारे साथ और भी कुछ लोग जुड़ रहे हैं। सोमू उधर कोटा से शाकिर भी हैं। शाकिर, अब क्या कुछ ग्राउंड पर नजर आ रहा है, लोगों के क्या रिएक्शंस आप तक पहुंचे हैं? जी देखिए, बिल्कुल मैं सीधे रिएक्शन से लेने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे क्रांति जी, जो कैबिनेट में फैसला हुआ है जातिगत जनगणना होगी, तो क्या आप मानते हैं? ये बहुत अच्छा हुआ है और अब तो कांग्रेस पार्टी इसकी शुरू से मांग कर रही थी और राहुल गांधी जी ने तो संसद में बोला भी था कि आज आप मेरी मजाक बना लो, लेकिन एक दिन आपको इसी संसद में ये बिल पास करना पड़ेगा। और जातिगत जनगणना आज उन्होंने स्वीकार करी, खुले दिल से स्वीकारी, उसका स्वागत भी करना चाहिए। और इससे क्या है, जो सामाजिक असमानता नहीं का तो जो शाकिर, इनसे वातावरण बना पूछिए, हुआ क्या था, आप उससे भी कांग्रेस से काफी मुद्दा छीन वो लिया? होगा और ये पता चलेगा कि राहुल आर्थिक गांधी आधार ने पर बोला लोगों था, का तो पता अब चलेगा कांग्रेस किस से टाइप छीन के लिया लोग, बीजेपी ने कौन सी मुद्दा। जातियां शहर में रह रही तो है। क्या लगता है आपको, ये कांग्रेस से ये मुद्दा छीन लिया बीजेपी ने? ये पूछ रहे हैं हमारे कुछ लोग। अब इसको ये बनाने की कोशिश करो कि आप छीन लिया, ये छीन लिया नहीं। बहुत से राज्यों में बनते ही जातिगत गणना करवाई नहीं करवाई, तो हम लोग तो इसको करवाने के मूड में थे ही, ये मुद्दा नहीं था, ये हमारे लिए एक लक्ष्य था और उस लक्ष्य पे हम चल रहे थे। ये भी कर रहे हैं, हम भी जनता का हित ही चाहते हैं, जनता का हित करना ही हमारा लक्ष्य है। वही राहुल गांधी जी सोचती है, वही कांग्रेस सोचती है। आज मान लो ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है, कोई भी करे, जनता का हित ही हमारे उसमें मूल है। इसमें मुद्दे किसने छीन लिया या किसने बना दिया, तो ये बेकार की, मतलब उधर मुदित भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ अलवर से। ये चाह रहे हैं मुदित, अलवर से क्या रिएक्शन आ रहे हैं, जरा वो भी जान लेते हैं। कोटा से तो शाकिर बता रहे हैं लोगों से बातचीत कर रहे हैं, अलवर से क्या रिएक्शन है मुदित लोगों के? यहाँ पर जातिगत समीकरण और जनगणना के साथ साथ जातिगत जनगणना को लेकर के लोग मानते हैं। सर, क्या मानते हैं आप, किस तरह का ये जातिगत जनगणना जो हो रही है, क्या पूरा लग रहा है आपको? बिल्कुल, जातिगत जनगणना जरूरी है। कांग्रेस की मांग थी, राहुल गांधी जी की मांग थी और उसके साथ में पूरा देश खड़ा है। पता चलना चाहिए कि देश में कितनी आबादी है और किस किस की है। जिस हिसाब से बीजेपी ने जो सांप्रदायिकता फैला रखी देश में, उसके खिलाफ ये बहुत जरूरी है। सर, क्या बात है, आप किस तरह का माहौल लग रहा है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ये मांग थी, माननीय राहुल गांधी, माननीय खड़गे साहब की, और ये बहुत जरूरी था। मैं ये कहूंगा कि बीजेपी ने, केंद्र सरकार ने राहुल गांधी कांग्रेस की मांग के सामने घुटने टेके हैं और उसकी मांग को स्वीकार किया है। इससे आरक्षण में पारदर्शिता आएगी। जो समूह वंचित हैं लाभ से, आरक्षण के लाभ से उनको आरक्षण मिलेगा, पारदर्शिता आएगी और जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी का सिद्धांत लागू होगा। ये देश के विकास के लिए, समस्त समूहों के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। रमेश ठाकुर साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। रमेश जी, इसका मतलब लोगों के रिएक्शन ये तो इस पैमाने पे तो सेम है कि सब लोग कह रहे हैं बहुत आवश्यक है और इससे बड़े बदलाव आएंगे और लाभदायक साबित होगा। इसको थोड़ा, इसका अगर विश्लेषण अगर आप कर दें इस पूरे फैसले का। देखिए राहुल, मुझे लग रहा है कि जो प्रधानमंत्री मोदी एक लकीर खींच रहे थे कि एक देश एक प्रधान, एक देश एक व्यवस्था, एक देश और एक सब जो एक एक करके चल रहे थे, मुझे लग रहा उसके इतर जो चीजें आज हुई हैं, मुझे ये पूरी चीज पलट गई है। अभी कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दल पहले से मांग करते आए थे कि भाई जाति जनगणना होनी चाहिए और ये समय की मांग है और सब प्रदेशों के जो छोटे छोटे दल हैं उनकी भी ये मांग थी। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि इसमें अगर ये कहें कि बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है सरकार के लिए, मुझे तो ये लगता है कि नहीं, जो विपक्ष की एक बड़ी मांग थी, जो डे वन से वो मांग रहे थे, उस मांग को सरकार ने माना है और पूरा करा है। और ऐसे समय में जब मांगा है, जब इतना बड़ा इंसिडेंट हमारे देश में हुआ है, 26-28 लोगों की जान चली गई है, और ऐसे मौके में विपक्ष ने भी ये कह दिया है कि हम सरकार के साथ में हैं, हम प्रधानमंत्री मोदी के हर फैसले के साथ में। हो सकता है कि उनको एक उपहार के तौर पे कह सकते हो कि नहीं, जब उन्होंने सारी उनकी बातें मान ली तो उनको भी उनकी मांगों को पूरी कर देना चाहिए। और इसके बाद एक चीज और आ जाती है इसमें कि जब हम ये कहते हैं कि आज का जो हिंदुस्तान है, एक आधुनिक हिंदुस्तान है,
वो इन चीजों पे ज्यादा बिलीव नहीं करता है, मेहनत करना चाहता है और जाति प्रथा में नहीं पढ़ना चाहता है। और ये अगर किसी भी आप पढ़े लिखे वर्ग से अगर आप सर्वे करवाओगे तो हर एक आदमी वो यही कहेगा कि आरक्षण नहीं होना चाहिए और जाति जनगणना में नहीं पढ़ना चाहिए। जो जैसा करेगा और जो जिसकी मेहनत है उसको उसका फल मिलना चाहिए। लेकिन मुझे लग रहा है ये बातें भी इसके बाद बहुत पीछे छूट जाएंगी। अब तो वही आगे जो राजनीतिक दल चाहते थे, चाहे समाजवादी पार्टी हो जाए, चाहे फिर आरपीएल, कोई भी हो जाए, वो कहते थे कि भाई हमने जो दल की जो नींव रखी थी वो हमने अपनी जाति को और सम्मान देने के लिए, उनको इकट्ठा करने के लिए, उनकी भागीदारी के लिए हमने एक दल बनाया था, उनका हम रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे विधानसभा हो जाए चाहे लोकसभा हो जाए। अब उनकी जो मांग है और उनकी जो भागीदारी है वो प्रॉपर तरीके से, वो मुकम्मल तरीके से उनको मिल पाएगी तो उनको तो मजा आ गया, उनकी जो मन की जो मुराद है वो पूरी हो जाएगी। लेकिन इससे क्या है, अगर आप, जैसे मैंने कहा कि एक देश एक विधान की जब बात हुई जा रही थी, ये जो लाइन थी बहुत बेहतरीन थी, अच्छा था, क्योंकि सब लोग ये चाहते थे कि भाई व्यवस्था एक जैसी होनी चाहिए, सबके लिए नहीं होनी चाहिए। और उसके लिए एक बड़ा गेम चेंजर ये साबित होगा जातिगत जनगणना। लेकिन शिप्रा मैम, शाकिर मैं आ रहा हूं आपके पास, एक रिएक्शन शिप्रा जी से ले लेते हैं। शिप्रा मैम, राजस्थान में अशोक गहलोत साहब ने बोला था कि उनका भी ये एजेंडा है कि जो वापस लौटेंगे अगर सत्ता में तो फिर जातिगत जनगणना करवाएंगे। ऐसे में राजस्थान के पर्सपेक्टिव में अगर देखें तो फिर कितना कुछ ये इसका सिग्निफिकेंस रहने वाला है? राजस्थान स्पेसिफिकली अलग से कोई सिग्निफिकेंस होगा ऐसा तो नहीं है, पूरे भारत भर में अगर हम देखें। और मैं इस बात से, रमेश जी जो बात कह रहे हैं, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि ये जो मतलब जो डिविजिव पॉलिटिक्स थी, उस डिविजिव पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाने का जरिया हम मान रहे थे। और पूरे डिस्कोर्स में हमने देखा कि हम बार बार कहते हैं कि जाति खत्म होनी चाहिए, जाति की बात नहीं होनी चाहिए। राजस्थान बदनाम है, बिहार बदनाम है इस बात के लिए कि जाति की पॉलिटिक्स होती है। और जिस बात को हमें पीछे रखकर हमें आगे बढ़ने का रास्ता मिलना चाहिए था, उस ऐसी क्या मजबूरी रही सरकार की कि उन्हें लगता है कि नहीं, जातिगत जनगणना जो है वो आगे का रास्ता है। अब मुझे लगता है कि ये बात अगर हम देखें कि कांग्रेस डिमांड कर रही थी तो उस वक्त भी हम लोग इस बात को उस तरह से क्रिटिसाइज किया करते थे कि कांग्रेस को अपनी ही लेगेसी नहीं मालूम। जब नेहरू ने 1931 की जो जातिगत जनगणना हुई थी या उसके बाद हुई थी, तो नेहरू ने और उनके दूसरे लीडर्स ने भी हमेशा इस बात का विरोध किया कि जाति एक बुरी लेगेसी है, कॉलोनियल पास्ट की एक खराब लेगेसी है जिसको कि आगे नहीं बढ़ाना है हमें। तो जब भारत जब आजाद हुआ उसके बाद में जब पहली जनगणना हुई तब भी ये बात उभर कर आई कि हमें जातिगत जनगणना में नहीं पढ़ना है। और गांधी कहते रहे, अंबेडकर कहते रहे, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट उन्होंने 1936 में लिखी अंबेडकर ने। तो ये सारा डिस्कोर्स जो है, जो कि हमें आगे बढ़ने की ओर लेके जाना चाहिए था। संवैधानिक तौर पर भी देखते हैं तो धर्म, लिंग और जाति के आधार पर भेद को खत्म करने की बात संविधान कहता है हमारा। लेकिन अभी हम ये बात, एक इसमें एक छोटा सा विरोधाभास जरूर है कि जब हम कहते हैं कि रिसोर्स एलोकेशन, क्योंकि गवर्नमेंट की जो स्कीम्स बनती हैं वो बनती हैं कि एक वर्ग को फोकस करके बनती हैं या उस वर्ग को लक्षित करके बनती हैं, तो वहां ये आर्ग्यूमेंट जायज हो जाता है कि हाँ भाई आपको अगर मालूम ही नहीं है, क्योंकि अगर हम आज भी वो पैमाना ले रहे हैं कि जो कि 1931 की जो जनगणना हुई थी तब हमें मालूम है कि 52% जो है वो ओबीसी थे, और आज उसी को आधार बनाकर सारी जो हमारी कैलकुलेशंस हो रही है वो हो रही है। तो जनगणना तो जरूरी थी, लेकिन जाति को किस तरह से हमें रिप्रेजेंट करना था, किस तरह से आधार बनाना था। और मैं फिर वो बात रिपीट कर रही हूँ कि जब जब स्टेट्स ने ये सर्वेस करवाए, उस सर्वेस को हमेशा सरकारों ने दबाने, क्योंकि वो मधुमक्खी का चक्का है कि अगर आप जाहिर करेंगे तो पता नहीं रेपरकशंस क्या होंगे। तो वो आज और इस पर स्थानीय लोग भी अपनी राय रख रहे हैं। कोटा में हमारे सहयोगी मौजूद हैं, उनके साथ कुछ और लोग भी हैं। शाकिर कीजिए बात, जरा जानिए क्या कुछ कह रहे हैं लोग। जी बिल्कुल, मेरे साथ गिरिराज जी हैं। गिरिराज जी बीजेपी से भी ताल्लुक रखते हैं और किसान नेता भी हैं। गिरिराज जी, ये जो आया है, कैबिनेट ने फैसला लिया है, कैसे देखते हैं अब आप? आजादी के बाद जितनी भी सरकारें रही देश में केवल जातिगत जनगणना की बातें करती रही, उसे धरातल पर नहीं उतारा। आज वर्तमान की केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने जन भावनाओं का सम्मान रखते हुए, सभी की मांगों को मानते हुए ये निर्णय लिया है। बहुत अच्छा निर्णय है, जिससे वास्तविकता समाज के सामने आएगी। जो लोग केवल जातियों के नाम पर राजनीति करते थे, दलितों के नाम पर राजनीति करते थे, अब वो सारी तस्वीर साफ हो जाएगी कि वास्तव में इस देश के अंदर
किसकी कितनी समानता है, किसकी कितनी उपस्थिति है, और उसी के आधार पर उसको संबल मिले, उसको प्रोत्साहन मिले और उसकी भागीदारी सुनिश्चित की जाए। इसलिए मोदी सरकार का यह फैसला आज चौतरफा स्वीकार करने लायक है और हम बधाई देते हैं कि जिस प्रकार का निर्णय उन्होंने किया है, आगामी आने वाले समय पे इस देश के जो असमानताओं का भाव था वो दूर होगा। वर्गीकरण हमारे देश में पहले से भी था, लेकिन जातियों के आधार पर जिस प्रकार की राजनीति हो रही थी, जो लोग दलितों के नाम पर राजनीति कर रहे थे, अब वो सारा पटाक्षेप हो जाएगा कि इस देश में किस समाज की किस जातियों के कितने कितने लोग कहां पर उपस्थित हैं। जी जी, आपसे भी जानना चाहेंगे। स्वागत होना चाहिए बिल्कुल, और बहुत अच्छा फैसला है इसका। हम बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं केंद्र सरकार को। तो फैसले का स्वागत किया जा रहा है। कांग्रेस ठीक है जो है शाकिर, इसको, क्योंकि शुक्रिया कांग्रेस आपका तमाम जानकारी के लिए। शिप्रा मैम बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। रमेश ठाकुर साहब आपका एक्सपर्ट कमेंट हमको मिला, बहुत शुक्रिया आपका भी। और जातिगत जनगणना का फैसला, ये एक बड़ा दाव प्रधानमंत्री मोदी की सरकार द्वारा लिया गया है। कितना कुछ इम्पैक्ट इसका होने वाला है, इस पर नजर बनाए रखेंगे, इसकी बारीकियों पर करेंगे बात। फिलहाल इतना ही, खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। नमस्कार।